नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए 675 करोड़ रुपए जारी किए। भारतीय सेना ने रक्षा उत्कृष्टता नवाचार IDEX के माध्यम से 8वें खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस वर्ष अगस्त महीने में कृषि और सहयोगी गतिविधियों के लिए ऋण में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 18% की वृद्धि दर्ज की गई। और टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ कानपुर टेस्ट मैच के आज अंतिम दिन बांग्लादेश अपनी दूसरी पारी में आगे खेलेगा। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पहली बार वोट देने जा रहे युवा साथियों के अलावा नारी शक्ति की भी मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी। केंद्र शासित प्रदेश के 7 जिलों के 40 विधानसभा क्षेत्रों में सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जम्मू कश्मीर में 7 जिलों के सभी 5060 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव के इस चरण में चुनावी मैदान में विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय 415 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला 39,18,000 से अधिक योग्य मतदाताओं द्वारा आज शाम तक कर दिया जाएगा। आज जिन 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, इनमें से 24 सीटें जम्मू के 5 जिलों में और 16 सीटें कश्मीर घाटी में है। 20,000 से अधिक मतदान कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर तैनात किया गया है और हर एक मतदान केंद्र में पीने का पानी, बिजली, शौचालय, रैंप, फर्नीचर, बरामदा और शेड जैसी सुविधाएं प्रदान की गई है। विस्थापित कश्मीरी मतदाताओं के लिए 24 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 19 जम्मू में, 4 दिल्ली में और 1 उधमपुर जिले में है। वोटों की गिनती का काम 8 अक्टूबर को होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना। इधर हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बवानीखेड़ा में एक रैली को संबोधित किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। राज्य में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 3 जिलों में शनिवार तक विरोध प्रदर्शनों और 5 या अधिक अनधिकृत लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये निर्णय मध्य दिल्ली, नई दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा कल से ही लागू हो गई है और इस महीने की 5 तारीख तक जारी रहेगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली का माहौल कई वर्तमान मुद्दों को लेकर संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं से लोगों और वाहनों की आवाजाही पर लगातार नजर रखना जरूरी है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती पर गणमान्य लोगों की उपस्थिति भी विशेष सतर्कता बरतने का एक प्रमुख कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की आशा है। डॉक्टर होलनेस की ये पहली भारत यात्रा है। वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी भेंट करेंगे। 4 दिन की यात्रा के दौरान डॉक्टर एंड्रयू होलनेस उद्योग और व्यापार जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे। वे कल वाराणसी जाएंगे। एक रिपोर्ट। भारत और जमैका के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं और जमैका के प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बल मिलेगा और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। जमैका की कई विकास परियोजनाओं में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा $1 मिलियन की सहायता राशि की मदद से जमैका के किस्टन टाउन में एक ग्रामीण विकास परियोजना लागू की जा रही है। व्यापार और निवेश के मोर्चे पर दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और गहरे होते जा रहे हैं। भारत और जमैका के बीच व्यापार $66 मिलियन से अधिक हो गया है। भूपेंद्र सिंह के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF से 675 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दी है। कुल राशि में से गुजरात के लिए 600 करोड़ रुपए, मणिपुर के लिए 50 करोड़ रुपए और त्रिपुरा के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये राज्य इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने कहा
कहा कि इस वर्ष असम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण प्रभावित हुए हैं। नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए इन सभी राज्यों में अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों को तैनात किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना ने सरकार की प्रमुख पहल रक्षा उत्कृष्टता नवाचार IDEX के तहत 8वें खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कल नई दिल्ली में रक्षा उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NC राजा सुब्रमणी की उपस्थिति में जनरेशन ऑफ क्वांटम सिक्योर की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। ये अनुबंध एल्गोरिदम आधारित इंक्रिप्शन प्रणाली का स्थान लेगा और अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस समय नवाचारी प्रौद्योगिकी विकास के तहत भारतीय सेना की 74 रक्षा उत्कृष्टता नवाचार परियोजनाएं हैं, जिनके विकास के लिए 77 स्टार्टअप उद्यमों का सहयोग लिया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण से संबंधित मासिक डेटा जारी किया है। कल जारी आंकड़ों में अगस्त महीने में कृषि और सहयोगी गतिविधियों के ऋण में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 18% की वृद्धि दर्ज हुई है। इस दौरान उद्योग ऋण में भी लगभग 10% की वृद्धि हुई। प्रमुख उद्योगों में रसायन और रासायनिक उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोलियम और बुनियादी ढांचा ऋण में बढ़ोतरी रही। हालांकि सेवा क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि में गिरावट रही। अगस्त माह में इसमें 15.6% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष अगस्त में 21% की वृद्धि हुई थी। गैर बैंकिंग कंपनियों में निम्न ऋण वृद्धि इसका कारण रही। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में शहरों के बुनियादी ढांचे और आवास के क्षेत्र में सुधार के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें 2,30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में देश के 21 शहरों में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार किया गया है। 2014 तक जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उससे पहले 5 शहरों में मेट्रो शुरू की गई थी। इसकी लंबाई 248 किलोमीटर थी और इन 10 सालों में और 16 शहर जोड़ करके 700 किलोमीटर मेट्रो उसके अंदर जोड़ दी गई, जो अभी ऑपरेशनल जो उसका लेंथ है वो 945 किलोमीटर हो गई है। अभी 6 किलोमीटर मेट्रो प्रति महीना और इसमें जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने अत्यधिक गर्मी को प्राकृतिक आपदा के वर्ग में रखा है। ये निर्णय अगले वर्ष की गर्मियों से लागू होगा। इस पहल के बाद लू से पीड़ित लोग भी बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में दी जाने वाली वित्तीय मदद ले सकेंगे। एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लू को स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित कर दिया है। यह नई अधिसूचना 2025 की गर्मियों से लागू होगी। इस अधिसूचना से नागरिकों को बहुत फायदा हुआ। अब यदि लू से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को वही मुआवजा मिलेगा जो अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप और आकाशीय बिजली जैसी आपदाओं से प्रभावित लोगों को मिलता है। लू को प्राकृतिक आपदा में शामिल करने के पीछे सरकार का उद्देश्य बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही आपदाओं से प्रभावित लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पिछले 2 सप्ताह से लेबनान पर लगातार हवाई हमलों के बाद इसराइल अब जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह कमांडर नसरल्लाह के मारे जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। एक रिपोर्ट। इजराइल और लेबनान की सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल लेबनान पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। ये घटनाक्रम इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या के कुछ दिन बाद सामने आया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने युद्ध के अगले चरण का संकेत दिया है। उन्होंने हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से विस्थापित इजरायली नागरिकों की वापसी के लिए सभी संभव उपाय करने का आश्वासन दिया है। रिपोर्टों से जानकारी मिलती है कि इजराइल की सेना जमीनी कार्रवाई के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है। इस स्थिति को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लेबनान में इजराइल की जमीनी कार्रवाई पर विरोध व्यक्त करते हुए युद्ध विराम का आह्वान किया है, लेकिन इजराइल जमीनी कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। वहीं हिजबुल्लाह ने भी जमीनी हमले से निपटने के लिए अपनी तैयारियों का दावा किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। उनके बीच यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट सहित व्यापक वैश्विक तथा द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की आशा है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने सप्ताह के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए इसी तरह की स्थिति की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य भागों में कोई खास वर्षा की उम्मीद नहीं है।
कानपुर में खेले जा रहे क्रिकेट टेस्ट मैच के अंतिम दिन आज बांग्लादेश अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 26 रन से आगे खेलेगा। भारत की ओर से दोनों विकेट आर अश्विन ने लिए थे। इससे पहले कल चौथे दिन भारत ने 52 रन की बढ़त के साथ 9 विकेट पर 285 रन पर अपनी पहली पारी घोषित की थी। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 50, 100, 150, 200 और 250 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 31 गेंदों में अर्धशतक बनाया। ये किसी भारतीय सलामी बल्लेबाज का सबसे तेज अर्धशतक है। चेन्नई में भारत से पहला टेस्ट हारने के बाद बांग्लादेश 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से पीछे है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद विशाल। तिरुपति लड्डू प्रसादम मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी जनसत्ता सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के मिलावटी घी के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम से कम देवताओं को राजनीति से दूर रखें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती तथा अन्य लोगों के खिलाफ मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किए जाने को अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक जागरण लिखता है केस दर्ज होने के बाद सिद्धरमैया की पत्नी आवंटित भूखंड लौटाने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन से बातचीत को भी अखबारों ने जगह दी है। राष्ट्रीय सहारा ने पीएम के शब्दों को दिया है आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं, क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण। राजधानी में हरित क्षेत्र को बढ़ाने को लेकर सरकार पूरी तरह से उदासीन, सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी अमर उजाला में है। शीर्ष न्यायालय का दिल्ली सरकार के वन विभाग के प्रधान सचिव को 18 अक्टूबर को वर्चुअल मोड में पेश होने का निर्देश। जाने माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा भी अधिकतर अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका ने मिथुन चक्रवर्ती के शब्दों को दिया है प्रतिक्रिया के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इतने बड़े सम्मान की कल्पना नहीं थी। छोटे हवाई अड्डों पर यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। हिन्दुस्तान के अनुसार टियर 3 शहरों के छोटे हवाई अड्डों पर यात्रियों की सुविधा के लिए खोले जा रहे रिटेल आउटलेट और कैफेटेरिया। धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए 675 करोड़ रुपए जारी किए। भारतीय सेना ने रक्षा उत्कृष्टता नवाचार के माध्यम से 8वें खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वर्ष